मैं आनंद चौहान पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बहुत खुशी का विषय है कि आज सभी के बीच एक बच्चा है हमारे यहाँ का पार्थ तिवारी, जो अभी सफल हुआ है एनडीए 149 कोर्स के लिए। अगेन आई रिपीट इट, एनडीए 149 कोर्स, और 7 जनवरी को रिपोर्टिंग होने वाली है नेशनल डिफेंस एकेडमी में बच्चे की। पार्थ तिवारी से आज हम कुछ बात करेंगे, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उनका, ताकि आपको भी पता चल सके कि जो एक सफ़र होता है रिटर्न से लेकर के जो एसएसबी तक का जो सफ़र होता है वो कैसा होता है, किन परिस्थितियों में किन जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कितनी मेहनत की ज़रूरत होती है हमें एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने लिए, एंड ऑल सारी चीज़ें। आज हम एक पॉइंट वाइज चीज़ों को डिस्कस करेंगे बच्चे के साथ। तो ये लीजिए, मैं ओवर करता हूँ पार्थ तिवारी को। Jai Hind everyone. My name is Parth Tiwari. I am from Lucknow. I passed my class 12 from City Montessori School. I qualified the ND written exam while I was preparing for my boards exam, and then I prepared for SSB, and I had my SSB in August 14. I got recommended on 18th August, and I had completed my medical examination, and now I am waiting for my merit list. Thank you. बेटा, कैसा रहा अब तक का सफ़र? आप इस सफ़र में क्या किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा बेटा आपको? जब रिटर्न का पेपर था, ठीक है, कोई एग्ज़ाम हुआ होगा, बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी साथ में चल रहे थे आपके, एसएसबी भी आई, एसएसबी भी आपको काम करना पड़ा, पढ़ना पड़ा साथ में, ठीक है ना। लगभग ये जो सफ़र था, इसके एक अगर हम वन शॉट में, अगर हम जो है कम शब्दों में सुनना चाहें, बच्चों को बताना चाहें, तो क्या हो सकता है? मज़ा आती है सर ये मतलब करने में। जैसे अलग से कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जब पढ़ते हैं ना, तो ऐसा कोई अलग से सर पे फोकस नहीं रहता है, प्रेशर नहीं रहता है कि हमको ये चीज़ें करनी है। और सर मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम भी चल रहे थे उस टाइम पे, तो मुझे अलग से कुछ नहीं करना था। पढ़ाई का माहौल था सर पूरा, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे के बस कुछ अलग से चीज़ें पढ़नी थी। जहाँ तक रिटर्न की बात है सर, तो मेरा मैथ्स का और साइंस का तो फंडा पूरा क्लियर था, क्योंकि सर मैं पीसीएम स्ट्रीम से हूँ, तो वो मेरा अच्छा था। इंग्लिश भी मेरा अच्छा था। थोड़ा बहुत जीएस का और ये सब चीज़ें जो हैं वो मैं यूट्यूब से पढ़ता था सर, पूरा उसके बारे में रिटर्न की पूरी तैयारी करता था मैं। थोड़ा मुश्किल होता है शुरुआत में लगता है, बट धीरे धीरे करके पूरी उसकी आदत पड़ जाती है सर। रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद बड़ी खुशी होती है कि पूरी मेहनत सफल हो गई है। उसके बाद फिर एसएसबी पे ध्यान जाता है, फिर लगता है कि और बड़ा स्टेप है थोड़ा एसएसबी, फिर मन करता है कि चलो इसको भी करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। एसएसबी को लेकर के कभी दिमाग में कोई डर नहीं रहा कि एसएसबी है, लोग कहते हैं बहुत बड़ा हुआ है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू है साहब, ठीक है ना, हम एसएसबी देने जा रहे हैं, सब जनरली रूमर ने बहुत ज़्यादा एक जो है रूमर फैला रखा है इस सोसाइटी में, इस समाज में, उसके बारे में क्या है? कभी डर नहीं लगा एसएसबी को लेकर के? नहीं सर, डर कब नहीं लगा। असल में मैं जब पहली बार एसएसबी का नाम सुना था ना, तो मुझे जिसने बताया था उसने मुझे पहली बार में यही बता दिया था कि बहुत मज़ा आता है उसमें। तो मैं सर इसको ऐसा मतलब चैलेंज लेके नहीं चलता था, ऐसा मतलब एन्जॉयमेंट की तरह से। जब मैं प्रिपेयर भी कर रहा था ना, तो मुझे कुछ ऐसा अलग सा डिफ़िकल्ट नहीं लगा इसमें। बेसिक चीज़ें थी, वही अपना साइकोलॉजिकल टेस्ट और वो सब चीज़ें होती हैं, वो अपने बारे में ही उसमें बताना होता है। उसमें ऐसा अलग से कुछ पढ़ने की या प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आई वॉज़ वेरी एन्जॉइंग द होल प्रिपरेशन ट्रिप। और एसएसबी जो प्रोसीजर होता है उसमें भी क्या होता है सर कि हम लोग फ़ोन वोन रख के घर से बाहर इतने टाइम तक दोस्तों के साथ, लड़कों के साथ 5 दिन रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन जाता है उसमें सर। जब तक आपका एग्ज़ाम चल रहा है तब तक तो थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल माहौल रहता है, पर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद पूरा दिन आप लोग फ्री रहते हैं, पूरा दिन मस्ती करते हैं सर। स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिलता है वहाँ पे, गाने वाने गाते हैं लड़के बैठ के कमरों में, बहुत अच्छा माहौल रहता है सर, बहुत इन्जॉय होता है उसमें। तो जैसा कि देखा बच्चे ने बताया, पार्थ ने भी बताया है कि माहौल कैसा रहता है आफ्टर टेस्ट, ठीक है ना। जो भी टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं डे 1 से लेकर डे 5 के बीच में, जब टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं, या हम यूँ कहें कि आफ्टर लंच, राइट? यस सर। आफ्टर लंच का जो टाइम पीरियड होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में सेंटर पर, सिलेक्शन सेंटर पर, तो दैट इज़ अमेजिंग। वाकई पूरा बहुत मज़ा आता है, जैसा कि मैं लोगों से सुनता आ रहा हूँ लगातार, ठीक है। अच्छा, तो एसएसबी, अच्छा हाँ, एसएसबी को लेकर एक और चीज़ें पूछनी है जो हमेशा जनरली बच्चा बहुत क्वेश्चन करता है सर। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या है सर? जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं जिसको हिंदी नहीं आती, सपोज यू आर फ्रॉम आईसीसी बोर्ड, राइट? यू आर फ्रॉम सीएमएस के आप हैं, बट अभी अगर हम बात करें कि आपके बोर्ड में क्या कोई यूपी बोर्ड का भी बच्चा था जो आपके साथ था, ग्रुप में रहा होगा कोई, उसने कैसी परफॉर्मेंस थी, उसके बारे में कुछ आप मुझे बताएं, ताकि जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो भी मोटिवेटेड हो सके। मेरे ग्रुप में 3 बच्चे थे, बिहार के थे बल्कि सर, उनकी तो और दिक्कत थी उनको। ऊपर से बिहार
बोर्ड से थे, वो उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, बट वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे सर। उनका मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए वो प्रिपेयर करके आए थे। GTO भी उनका उतनी इंग्लिश के से उनको कोई ऑब्स्टेकल नहीं थी। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है उसमें कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन ये प्रिफर्ड रहता है क्योंकि इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है आर्मी की, तो ये प्रिफर्ड रहता है कि इंग्लिश आनी चाहिए आदमी को। लेकिन उससे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते या फिर आपको थोड़ा गिल्ट फील हो या फिर कोई अंडर कॉन्फिडेंस फील हो, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं होती है सर। तो जैसा कि बच्चे ने बताया, पार्थ ने बताया कि हिंदी अगर आती है तो कोई पाप नहीं है, कोई गलत नहीं किया आपने। हाँ, बशर्ते आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि बच्चे ने बताया ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडियन आर्मी की, यूनिवर्सल लैंग्वेज है इंडियन आर्मी की नहीं, हमारे सभी जगह की सभी वर्ड्स में एक कॉमन लैंग्वेज जो जिस लैंग्वेज को दर्जा मिला है दैट इज़ इंग्लिश। एक दूसरे को कम्युनिकेट करने का जो माध्यम है वो इंग्लिश को रखा गया है बेटा, इसीलिए इंग्लिश सीखनी चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो आप वहाँ पर नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। हिंदी बोलने वाले बच्चे भी परफॉर्म करते हैं वहाँ पर और अच्छा कम करते हैं वहाँ पर, ठीक है। ये तो हो गया आपका SSB को लेकर के। अभी हम Day 1 से Day 5 कितने दिन का स्टे था? 5 दिन का, 6 दिन का? रिपोर्टिंग कितने बजे थी? रिपोर्टिंग होती है सर 5 o'clock पे। अच्छा, मॉर्निंग की रिपोर्टिंग थी? Yes. अच्छा, मॉर्निंग की रिपोर्टिंग होती है जब 5 o'clock की, तो बेटा 5 दिन की SSB होती है। अगर 2:30 बजे की रिपोर्टिंग होगी तो फिर आपके टोटल 6 दिन, एक दिन और आपको सिलेक्शन सेंटर में गुजारने का मौका मिलेगा। और मैं हमेशा से, ये मेरा भी अपना एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आपने फौज का 5 दिन का खाना खा लिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्थ मेरे साथ जो है इस चीज़ में जो है सपोर्ट करेंगे मेरी बातों को, कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत, कि अगर 5 दिन का फौज का खाना खा लिया तो आप दुनिया का कोई दूसरा अदर एग्जाम देने नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे कि हम हर बार कोई भी एग्जाम हो तो उसमें SSB हो, हमें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू देने जाएं। क्या ऐसा है? जी सर, जी सर, ऐसा है। 5 दिन अल्टीमेट होते हैं वो। अभी अगर हम Day 1 से Day 5 की बात करें बेटा, Day 1 स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, फिल्टर करने की एक प्रक्रिया रखी गई है जिसमें PPDT जी सर एक टेस्ट है, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट कहते हैं उसको। उसमें कैसी स्टोरी थी PPDT के बारे में थोड़ा सा बच्चों को शेयर करें, क्योंकि रिसेंटली आप सेलेक्ट हुए हैं, तो जो बच्चा है जो जाने वाला है उसके लिए वो थोड़ा हेल्पफुल होगा, जो भी जो है भोपाल बोर्ड में जा रहा है 22 SSB। पहले दिन हम लोग का OIR और PPDT होता है सर। तो PPDT जैसा आपने पूछा, मेरे PPDT में एक फ़ोटो आई थी जिसमें 3 औरतें थीं। एक औरत देख रही थी, उसका चेहरा हमें दिख रहा था, और 2 औरतों के पीछे से दिख रहा था, मतलब कि उनका बैक दिख रहा था, चेहरा नहीं दिख रहा था उनका। तो इसमें कई बच्चे दिक्कत ये करते हैं कि वो पिक्चर को ठीक से देखते नहीं हैं। पिक्चर को पहले एनालाइज करनी चाहिए, बाद में उस पर स्टोरी बनानी चाहिए। हमको 30 सेकंड का टाइम मिलता है पिक्चर देखने के लिए, तो उसमें उसकी हर पिक्चर की बारीकी को देखना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे इसमें ऐसा कर सकते हैं कि उन्होंने पीछे से जिन औरतों को देखा है उनको आदमी मान लें या कुछ और अज्यूम कर लें। और जैसे उसमें कई बच्चे थे हमारी PPDT में जिन्होंने एक आदमी दिखाया था कि एक आदमी है और 2 औरतें हैं, तो एक तो उनका परसेप्शन का पॉइंट कट हो जाएगा कि उन्होंने ठीक से पिक्चर को देखा नहीं। दूसरी बात, उनकी स्टोरीज़ भी काफ़ी हद तक नेगेटिव थी। तो PPDT में हम लोग को ये भी काफ़ी हद तक नोटिस करना होता है कि हमारी स्टोरीज़ अच्छी होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव स्टोरी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि पार्थ बता रही है बेटा। जी सर, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और PPDT में एक और बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि वो हमारी नरेशन भी चेक कर लेती है और कॉन्फिडेंस भी चेक कर लेती है। जी सर, तो आपको अपने नरेशन पे काम करना है। ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश में ही नरेट करें, आप अटक गए हैं तो आप अपने पॉइंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट फिर स्विच बैक कर लीजिए इंग्लिश में जहाँ आप थोड़े से कंफर्टेबल हों। और नरेशन के बाद जहाँ डिस्कशन होता है तो आपको ध्यान से सुननी भी होती है दूसरी की स्टोरीज, ताकि आप उसकी स्टोरी के बारे में एनालाइज कर पाएँ और कैसे आपकी स्टोरी उसके स्टोरी से ज़्यादा अच्छी है, ये पॉइंट्स आप उसको दे पाएँ। तो इसमें बहुत अटेंटिव रहना होता है और कॉन्फिडेंट रहना होता है अपनी स्टोरी को लेके। And one more thing, how many questions you have attempted in your OIR, verbal and non-verbal reasonings में कितने questions? जी सर, सर OIR तो नॉर्मल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होता है। शुरुआत से ही सर मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं होती थी, और मेरे पास, मैं पहले NTSC के लिए भी प्रिपेयर किया था सर, तो उसके साथ साथ मेरा OIR प्रिपेयर हो गया था। तो OIR में सर 100 होते हैं, उसमें से वर्बल नॉर्मल सब मिला के 98 अटेम्प्ट किए थे सर मैंने। 98, that's great, that's a great figure, 98, ठीक है, ओके बेटा, that's good। अच्छा, Day 1 स्क्रीनिंग हो गए आप, उसके बाद क्या हुआ वहाँ पर? Day 1 तो सर स्क्रीनिंग होता है, तो हमारी स्क्रीनिंग कंप्लीट होने के बाद जो स्क्रीन आउट होते हैं उनको लंच करा के वापस भेज दिया जाता है। और हम लोग को वो दिन, जी सर, हम लोग को 5-6 फॉर्म दे दिए जाते हैं भरने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन होता है बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप स्क्रीनिंग होते हैं तो आगे के प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम आफ्टर लंच ही होता है, राइट? जी प्लीज़। तो डॉक्यूमेंटेशन पहले दिन तो हम लोग को 5 या 6 फॉर्म साथ में दे दिए जाते हैं, तो लगता है कि यार कितना लिखना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत होती है, बट वही बस उतना ही होता है। उसके बाद के 4 दिन 3 दिन जो होते हैं वो हमारे फ्री होते हैं।
जैसे हमारा पहला दिन हो गया, फिर साइक का टेस्ट देंगे। हाँ, साइकोलॉजी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा है भी। ये 2 घंटे 15 मिनट का लगभग एक ऐसा टेस्ट है जो बैक टू बैक लगातार होता है विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है। दिमाग पूरा खाली हो जाता है इस टेस्ट के बाद। तो टैट वैट SRT SDT इसके बारे में क्या रहा आपका, कैसा रहा, उसमें कैसी परफॉर्मेंस दी, कितने स्टोरीज आपने, अच्छा स्टोरीज तो आपने सारी अटेम्प्ट करी होंगी, आई होप सो, क्योंकि उसमें तो समय मिलता है। SRTs कितने आपने अटेम्प्ट किए? 60 SRTs आती हैं, 60 SRT होती, कितने अटेम्प्ट किए आपने उसमें से? जी सर, SRT मैंने 60 में से 39 अटेम्प्ट की थी। 39 SRT? जी सर। ध्यान रखिएगा 39 SRT वाला ही बच्चा रेकमेंड हो सकता है, ठीक है बेटा। एंड वैट की क्या बात करें? सर वैट मैंने सारे अटेम्प्ट किए। वैट सारे अटेम्प्ट किए। SDT के बारे में क्या ख्याल है? सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सर सेल्फ डिस्क्रिप्शन जनरली लोग ये मानते हैं कि उसको पहले से प्रिपेयर करके जाना चाहिए, बट मेरा उतना अच्छा नहीं था, मैं पहली बार ही जा रहा था तो उतना अच्छे से नहीं कर पाया था। सेल्फ डिस्क्रिप्शन में सर ये एक फ़ायदा होता है हम लोगों को कि अपने बारे में लिखना होता है, तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं उसमें। ज़रूरी नहीं कि हम लोग उनके हिसाब से लिखें हैं कि उनको ये चीज़ें चाहिए तो वही चीज़ें हम लिखें। हम अपने बारे में जो जानते हैं वो लिख सकते हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं उसमें होता है टीचर्स ओपिनियन, फ्रेंड्स ओपिनियन, पेरेंट्स ओपिनियन, अपना ओपिनियन एंड व्हाट क्वालिटीज़ डू यू वांट टू इम्प्रूव। तो सर इसमें मेरे सारे अच्छे गए थे, बट थोड़ा टाइम की वजह से मुझे दिक्कत हो गई थी। मैं जानना चाहूँगा इम्प्रूवमेंट में आपने क्या लिखा था? सर- कौन सी ऐसी क्वालिटी है देश जानना चाहता है जी कि सर। पार्थ तिवारी के अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो उसको इम्प्रूव करना चाहता है बच्चा? जी सर, ये मुझे उस टाइम पे अच्छे समझ नहीं आया और टाइम भी कम था, तो ये मेरा काफ़ी 2-3 लाइन ही लिख पाया था मैं उसमें, वैसे लिखना क्या चाहते छूट गया थे? था। मैं इसमें सर ये लिखना चाहता था कि मैं अपनी वोकेशनल स्किल्स को और लोगों को इंटरेक्ट करने की स्किल्स को और अच्छा करना चाहता हूँ, जहाँ तक कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ धीरे धीरे, और अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ पे ये सब चीज़ें इंप्रूव करना चाहता हूँ। ऐसी कोई मेजर चीज़ नहीं थी जो मुझे लगे कि मेरे अंदर कोई कमी है, मैं बस इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ सर थोड़ा और। वेरी गुड बेटा। अच्छा, GTO के बारे में क्या था? लेक्चरेट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ग्रुप डिस्कशन टॉपिक क्या मिले? आपने किस टॉपिक को ऑप्ट किया था वहाँ पर? GD टॉपिक क्या था? जी सर, GD में हम लोग को 2 टॉपिक मिले थे सर। हम लोग के जहाँ तक GTO की बात है सर, उसमें एक तो इंडोर आउटडोर होता है ना सर, तो मैंने पूछा सिर्फ ग्रुप डिस्कशन और अच्छा। लेक्चरेट, मैं उसकी बात करूँगा पहले। लेक्चरेट में सर एक स्लिप मिलती है, उसमें 3-4 होते हैं, तो उसमें जो मेरा टॉपिक था सर वो मुझे याद है बस। क्या वही उसी की बात करो आप? मेरे को मिला था सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे। अच्छा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जी सर। देखिए का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे जो है लोग अपना लेक्चरेट तैयार कर ले, क्योंकि एक बच्चे को मिला है अभी। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कितने किए थे? क्योंकि मैं तो GTO तुमको करते देखता था यहाँ पर, जब तुम करने जाते थे मैं भी साथ में जाता था। तो GTO करते इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में कैसी परफॉर्मेंस रही? इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल आसान होते हैं सर, मतलब कोई उसमें ऐसा अलग से दिक्कत नहीं होती कि बहुत ज़्यादा फिजिकल एबिलिटीज़ चाहिए। मैं सर पूरे कर सकता था, बट मेरे से एक गलती हो गई वहाँ पे, इस वजह से मैं 10 में से केवल 8 कर पाया। सर उसमें क्या होता है कि 30 सेकंड का बफर टाइम मिलता है कि आप को वार्न कर दिया जाता है कि 30 सेकंड आपके पास बचे हैं, आप कंप्लीट करना है टास्क को। तो मैं 30 सेकंड पहले ही ख़त्म कर दिया सर, मुझे लगा कि ये ख़त्म हो जाएगा यहीं पे, बस इतना ही टाइम है। अच्छा, 30 सेकंड पहले आपने रोक दिया था, आपको जी लगा सर। कि टाइम खत्म हो जी गया। सर, नहीं तो मैं पूरा कंप्लीट कर दिया होता। 30 सेकंड से 2 कौन से ऑब्स्टिकल छूटे हैं? एनी आइडिया सर? कौन से इंडिविजुअल 2 ऑब्स्टिकल आपने छोड़े? जी सर, एक तो बर्मा ब्रिज छूट गया था मेरा बर्मा सर। ब्रिज छूट गया? यस सर, बर्मा ब्रिज की खैर मैं ट्राई किया था सर, तो मेरे को मुश्किल नहीं लगा था वो, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था उसके लिए, तो बर्मा ब्रिज में कर लेता सर। और उसके अलावा वो प्लैंक पे वॉक करने वाला जो होता है ना सर, वो छूटा था बस। ये बैलेंस बीम छूटी थी। बैलेंसिंग बीम एंड बर्मा ब्रिज, 2 चीजें आपने छोड़ी हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में। जी सर। क्योंकि आपको पता नहीं था, या यूँ कहें कि आप टाइम को लेकर, विसिल जी को सर। लेकर बेसिकली कंफ्यूज हो गया था सर। यस चलो सर। ठीक, कोई बात नहीं बेटा, वेल डन। एंड GTO कंप्लीट हो जाता है, फिर अगला पार्ट इंटरव्यू पे पहुंचते हैं हम। इंटरव्यू किसने लिया था? सर इंटरव्यू हम लोग के प्रेसिडेंट थे, वो नीचे मतलब 2 फ्लोर पे होता है अलग अलग, तो मेरा प्रेसिडेंट ने नहीं लिया था सर। अच्छा। तो मेरे को ये पहले से पता चल गया था कि मेरा जो है वो नहीं ले रहा है, तो मैं काफ़ी चिल हो गया था। अच्छा। तो और मेरा सेकंड डे हुआ था, ये GTO सेकंड डे पे इंटरव्यू हुआ था, मेरा पहला था उस दिन। अच्छा, अच्छा। जी सर, तो मैं GTO कंप्लीट करके तुरंत तैयार होके फिर तुरंत गया, मेरा लंच भी छूट गया था इस वजह से। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। जी सर। अच्छा, इंटरव्यू को लेकर कोई डर तो नहीं था? नहीं सर, डर शुरुआत में तो नहीं रहता है, क्योंकि सर मेरा पहला था ना, तो मैं GTO कंप्लीट करके तुरंत गया था, तो कुछ ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिला था मुझे। सोचने का टाइम नहीं मिला था? नहीं सर, बस मैं चला गया था। बस वहाँ पर जाकर के जो है, जी सर, जो क्वेश्चन पूछने हैं बस उसको जो है वहाँ पर बोल देना है सर, अप्लाई करना है। जी सर। इंटरव्यू की सबसे अच्छी स्किल, सबसे अच्छी बात भी यही होती है कि एकदम चिल करके जाना होता है, वहाँ पर बैठना होता है, और जो क्वेश्चन हो जो आए उसके आंसर्स देने होते हैं पूरे लॉयल्टी के साथ, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जी सर। और कॉन्फ्रेंस कैसा रहा तुम्हारा?
कॉन्फ्रेंस से पहले एक चीज़ और बेटा, ये जो तुम्हारा इंटरव्यू था लगभग कितने मिनट चला? सर मेरा इंटरव्यू काफ़ी छोटा हुआ था दूसरों के कंपैरिजन में। मेरे दोस्तों के सर 45 मिनट्स 1 आवर तक के गए थे इंटरव्यू। अच्छा, जो तुम्हारे साथ 4 बच्चे सेलेक्ट हुए उनका लगभग कितने मिनट हुआ इंटरव्यू बेटा? सर मेरे साथ जो 4 हुए थे उसमें से 2 का काफ़ी लंबा इंटरव्यू गया था। 2 का काफ़ी लंबा गया था सर। फ्रेशर और रिपीटर्स? सर सारे फ्रेशर थे हमारे। सारे फ्रेशर थे? यस सर। चारों के सारे फ्रेशर रेकमेंड हुए बेटा? नहीं सर, एक रिपीटर, हाँ एक रिपीटर था उसमें। 3 फ्रेशर थे, एक रिपीटर था। हमेशा ध्यान रखिए फ्रेशर्स के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा सब लोग। अच्छा, इंटरव्यू आपका 25-30 मिनट चला? हाँ 30 मिनट चला। कॉन्फ्रेंस डे में क्या हुआ था? कॉन्फ्रेंस हॉल में जब आप गए थे डर तो नहीं लगा था वहाँ पर? कॉन्फ्रेंस हॉल में सर डर तो लगता है आपको, अगर खुद भी नहीं लग रहा है ना तो आप दूसरों को देख के डर जाएंगे। क्योंकि हाँ सर वो माउंटेन ड्यू तो नहीं पी के गए थे ना? अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। वो वहाँ पे क्या होता है ना कि हमारे साथ रिपीटर्स होते हैं, उन लोग को थोड़ा प्रेशर रहता है कि हाँ 1 ट्राई हो चुका है, 2 ट्राई हो चुका है, अब नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो उनको देख के खुद डर लगने लगता है कि यार इतने परेशान है ये लोग, थोड़ा तो हमको परेशानी होगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता है सर वहाँ। मतलब कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसा जो आपसे जीटीओ से पूछा गया और साइकोलॉजी से पूछा गया इंटरव्यू के दौरान, क्रॉस चेक किया जाता है कभी कभी? सर इंटरव्यू में मेरे से 2-3 चीज़ें पूछी गई थी, साइक और मेरे जीटीओ से रिलेटेड। जी सर। कॉन्फ्रेंस में ऐसा? कॉन्फ्रेंस मेरी बहुत छोटी हुई थी सर। जी मतलब वही हाउस स्टे हाउस द मील? जी सर, वही एकदम बेसिक। एनी सजेशंस अबाउट, है ना, वैसे ही पूछे गए? यस सर बस। अच्छा, तो आपका कॉन्फ्रेंस नॉर्मल चला था? कॉन्फ्रेंस नॉर्मल। वेरी गुड। जब आपको ये पता चला था कि आप चेस्ट नंबर क्या था वहाँ पर? सर मेरा फेज 2 जी सर, वहाँ का 7 था। वहाँ यहाँ पर 27, वहाँ पर 7, दैट्स गुड, ठीक है। और सर उसके बाद रिकमेंडेशन के बाद 2। अरे वाह, वेरी गुड, ठीक है। तो जब पता चला कि जो है चेस्ट नंबर जो है 7 रेकमेंड हो गया, तो कैसा लगा अंदर से? सर वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये, क्योंकि मैं ज़्यादा सोच के नहीं गया था इस बारे में। मैं ऐसे ही एंजॉय कर रहा था बस वहाँ पे। तो मैं बहुत एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को बोलेंगे, क्योंकि मुझसे काफ़ी अच्छे लोग भी थे वहाँ पे। तो मैं सर थोड़ा शॉक भी था, थोड़ा खुश भी था, मिक्स्ड फीलिंग थी बहुत। और अचानक से मुझे उठाया, मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला और बोल दिया साइड में जाओ, उधर जाओ। तो उधर मैं चला गया। मेरे को फिर उधर पीछे देखने का मौका भी नहीं मिला कि कौन बच्चे बैठे हैं वहाँ पे। वहाँ मैं गया, तुरंत मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए, फिर तुरंत काम स्टार्ट हो जाता है सर वहाँ पे। बहुत सोचने का मौका नहीं मिलता है वहाँ पे सर। वहीं से आप थोड़ा सा स्पेशल फील भी करने लगते हैं? हाँ सर, वो थोड़ा अलग सा फील होता है। वहाँ पर ट्रीटमेंट भी होता है जो कोई बच्चा रेकमेंड होता है सिलेक्शन सेंटर पर, तो अगर वो स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पे आपको पहले रेकमेंड होना पड़ेगा, वरना आपको सारी चीज़ें वहाँ पर उन्हीं के अकॉर्डिंग करनी पड़ती हैं। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग है। अच्छा, ये तो थी आपका पूरा एक सफ़र था। अभी तक हमने जो बात करी, जो आपने 22 SSB भोपाल में अपने 5 दिन गुजारे अपने पूरे। अभी हम बात करते हैं उससे पहले, क्योंकि सफलता को तो हर कोई देखता है कि आप सफल हुए हैं, ठीक है, आप पार्थ तिवारी रेकमेंड हुआ है NDA 149 कोर्स के लिए, हर कोई देखता है अभी। लेकिन उससे पहले की जो मेहनत है वो कोई नहीं देखता। तो मैं जानना चाहता हूँ कि SSB के लिए आपने किस तरीके से पाथफाइंडर को ज्वाइन किया। यहाँ पर जो एसेसर थे, ठीक है, वो कौन से एसेसर थे जो आपको लगातार एसेस करते रहे? मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल उनके बारे में भी लोगों को बताएं, ताकि जो आपका जो आने वाला जो जूनियर है, जो आपके जूनियर्स हैं, जूनियर का मतलब आपसे जो नेक्स्ट कोर्स के लिए आएंगे, मैं तो जानता हूँ 150 आएगा वो आपका जूनियर होगा, ठीक है। और फौज की एक खास बात ये है कि सीनियर बाप होता है, ठीक है ना, नॉट इन नेगेटिव सेंस, ठीक है, बट इन पॉजिटिव सेंस। सीनियर की बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है फौज पे, वो ट्रेनिंग से स्टार्ट हो जाती है बेटा। तो आप NDA 149 है, कोई NDA 150 होगा तो जूनियर ही कहलाएगा आपका। ताऊ में भले वो जनरल हो जाए, तुम जो है ब्रिगेडियर से रिटायर हो बेटा। लेकिन वो जूनियर्स के लिए कुछ है ऐसा कि आप SSB की तैयारी कैसे करें? बेसिकली ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि जो एसेसर यहाँ पर थे, जिन्होंने आपके साथ लगातार काम किया, उनका एफर्ट कैसा था, ये सारी बातें? सर मेरा पाथफाइंडर का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था सर। और चूंकि मेरा पहली बार था SSB अटैम्प्ट का, तो मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। क्या टेस्ट है, वो लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमें कैसे प्रिपेयर करना होता है, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी सर। तो मैं असल में अपने बोर्ड्स के बाद से ही ट्राई कर रहा था कि मेरे को अब इसका प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैं सर यहाँ पे कोचिंग ढूंढ रहा था, तो मेरे को पाथफाइंडर का पता चला अपने एक दोस्त से। उसके बाद सर मैंने पाथफाइंडर ज्वाइन कर ली। फाइनली पार्थ ज्वाइन द पाथफाइंडर, राइट? यस सर, वो बस एक आर का अंतर है सर पाथ और पार्थ में, राइट? यस सर। अच्छा, तो फिर यहाँ पर क्या मतलब कौन लोग मिले यहाँ पर पढ़ाने के लिए आपको? मैं ये बेसिकली जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम क्लेम करते हैं कि आपके SSB की क्लासेस जो है इट ऑलवेज कंडक्टेड बाय एक्स बोर्ड मेंबर्स, एक्स आर्मी ऑफिसर्स, ठीक है, नॉट बाय एनी सिविलियंस। क्योंकि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो
सिविलियंस के द्वारा भी जो है एसएसबी क्लासेस कंडक्ट करा रहे हैं, उस बात पे मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने लगातार 22 दिन से ज़्यादा का समय हमको दिया जी और हमारे साथ लगे थे, तो उस पर मैं जानना चाहता हूँ क्या जो हम कहते हैं ऐसा था, ऐसा एक्चुअल आपको ग्राउंड पे मिला? प्लीज़। जी सर, बहुत अंतर होता है। हम लोग के जो कर्नल प्रवीण सर हैं, कर्नल अशोक पाठक सर हैं, ये दोनों लोग ही बहुत अच्छे हैं सर। और इनका चूँकि इनका आर्मी बैकग्राउंड है, तो जैसा आपने बोला काफ़ी लोग सिविलियन बैकग्राउंड से भी कराते हैं, पर्सनैलिटी अलग हो जाती है सर, बहुत अंतर होता है। बिल्कुल ये फैक्ट है, पर्सनालिटी मैटर्स, क्योंकि यही एक चीज़ है जो डिफरेंस आपको क्रिएट करता है। जी सर। ठीक है, पढ़ाने को तो पढ़ा कोई भी सकता है, कि वो तो किताबों में ऑनलाइन एंड ऑल एवरीथिंग सब जगह चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन मेरा जो मानना है या हमारी संस्था का जो मानना है वो ये है कि एसएसबी को वही पढ़ा सकता है जो उसने खुद क्लियर किया हो, जो कुछ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में रहा हो, ठीक है। तभी वो एक्चुअली जब उसमें जो बंदा टीआईबीआर से ट्रेनिंग करके आता है, वही आपको बेहतर तरीके से बता सकता है कि क्या कमी है, किस समय को आपको सही करना है। तो वो चीज़ें आपको सब यहाँ मिलती हैं बेटा। और इसके अलावा जीटीओ के बारे में, जीटीओ ग्राउंड के बारे में कैसा था एक्सपीरियंस आपका हमारे से, जब आप हमारे साथ जीटीओ ग्राउंड पर गए थे, वहाँ पर आपकी यहाँ की जीटीओ ग्राउंड की परफॉर्मेंस कैसी थी? सर मैं तो बहुत, मैंने तो सब देखा था। जी सर, मैं तो तुम कर रहे थे, मैं देख रहा था। जी सर, जी सर। अभी उसको आप बताइए, शब्दों में बताइए कि आप जब जीटीओ कर रहे थे, जब आपका जो है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल चल रहा था, तो यहाँ पर कैसा फील हुआ कि जो बताया गया था ग्राउंड मिला आपको? जी सर, जहाँ अगर मैं सच बोलूँ सर, तो मैं ज्वाइन ही किया था जीटीओ देखने के लिए, जीटीओ ग्राउंड ट्राई करने के लिए कोचिंग ज्वाइन किया था। अच्छा, जीटीओ ग्राउंड देखने के लिए जी सर, कोचिंग ज्वाइन किया बेटा। बहुत एक्साइटेड था सर शुरुआत से मैं जीटीओ को लेके। फिर जब हमको मौका मिला कि अब प्रैक्टिस होगी जीटीओ ग्राउंड में, तो सर एकदम मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। फिर वहाँ देख के सारे ऑब्स्टिकल्स देखे, फिर सर हमको समझाया, अशोक पाठक सर जो हमारे जीटीओ हैं, उन्होंने हर एक ऑब्स्टिकल को अच्छे से समझाया, फिर पूरा राउंड लगवाया, एक बार सब चीज़ एक बार ट्राई करके दिखवाई, उसके बाद हम लोग को बोला कि करो। उसके बाद तो सर, हालांकि आई थिंक बरसात का मौसम था उस समय, जी सर, जी सर, बहुत स्लिपरी था सारी चीज़ें, बट काफ़ी स्लिपरी ग्राउंड पे जो है फिर भी जो चीज़ें हम करा सकते थे, जी सर, वो हमने वहाँ पर कराने की कोशिश सारी कर लिए थे सर हम। ऑलमोस्ट करी था हम लोगों ने मना भी कर रहे थे कि चोट ना लग जाए, चोट ना लगे, जो स्लिपरी ज़्यादा होने के कारण कभी कभी हो भी जाता है, बट बच्चों ने फिर भी जो है एफर्ट डाला था। और मुझे चेस्ट नंबर भी आ रहा है, चेस्ट नंबर 27 था तुम्हारा यहाँ पर, तो बच्चे ने फिर भी पूरी परफॉर्मेंस दी थी आपने वहाँ पर, ठीक है। तो अभी विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी एनडीए 149 जब आप जाएंगे वहाँ पर एज एनडीए 149 कोर्स, तो आपका यहाँ के जो बच्चे हैं, चाहे वो समीर हो, चाहे क्रीम हो, ठीक है, चाहे मिथिलेश हो, ये सारे बच्चे जो है आपके सीनियर होंगे, कोई 1 टर्म सीनियर, कोई 2 टर्म सीनियर, कोई 3 टर्म सीनियर बच्चे मिल जाएंगे वहाँ पर। तो वो आपको जो है वहाँ पर मोटिवेट रखेंगे, आपकी ट्रेनिंग को जो है एक अच्छा तरीके से जो है वहाँ पर कराएंगे बेटा। जी तो ऑल द बेस्ट बच्चा आपको और आपके पूरे परिवार को, क्योंकि किसी भी बच्चे की सफलता में जो श्रेय होता है वो बच्चे का तो होता ही है, लेकिन बच्चे के पीछे की जो मेहनत होती है वो माँ बाप के द्वारा की गई होती है। जो पेरेंट्स होते हैं वो एक्चुअल मेहनत, जो नर्सरी जिसे कहते हैं, वो तैयार करने का काम जो आपके पेरेंट्स ने किया है। तो मैं आपके पेरेंट्स को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा अच्छा बच्चा हमें दिया कि जो हमारे पास मिला, हमने उसको ग्रूम किया और आप सेलेक्ट हुए, और उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद बेटा। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ टू। थैंक यू सर।